Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor Praveen ठाकुर। आज जो है हिमाचल प्रदेश जीके और जो कॉलेज कैडर से संबंधित जो विद्यार्थी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर HPPSC और साथ में MA एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश CUHP धर्मशाला की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं पार्ट 4 की सीरीज़ प्रस्तुत कर रहा हूं। जो पहले पार्ट 3 मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन से उनको देख सकते हैं। तो पार्ट 4 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो सीरीज़ में जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड फर्स्ट टाइम इन द ईयर। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है भारत में कब लागू किया गया है, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1951। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है भारत में 1951 में लागू किया गया था और ये पंजाब में लागू किया गया था। तो हमें पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति शासन है ये है क्या। तो भारत में जो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, भारत में राष्ट्रपति को जो इमरजेंसी पावर है वो जो है आर्टिकल 352 से 360 तक दी गई है भारतीय संविधान में। और ये भारतीय संविधान का भाग 18 में भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की जो है इमरजेंसी पावर दी गई है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर जो है भारत की राष्ट्रपति को जो है प्राप्त है। आर्टिकल 352 को जो है पॉपुलर टर्म में इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल का नाम दिया जाता है। अर्थात जब भारत पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है, जिसे जो है बाहरी आक्रमण कहा जाता है, या भारत के अंदर ही भारत के लोग जो है सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं, तो उस अवस्था में भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अगर भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है तो संपूर्ण देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और संपूर्ण देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाएगा। तो प्रश्न जो हमारे से यहाँ पर पूछा गया है वो है राष्ट्रपति शासन। तो जो आर्टिकल 356 है इसको जो है राज्य आपातकाल या इसको जो है संवैधानिक जो है मशीनरी के फेल होने का आपातकाल भी इसको कहा जाता है और पॉपुलर टर्म में इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से पुकारा जाता है। तो जो राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रपति तब किसी राज्य में लगाएगा यदि किसी राज्य की जो संवैधानिक मशीनरी है, संवैधानिक मशीनरी का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, किसी राज्य का जो शासन चलाने का जो तंत्र है यदि वो वहाँ पर जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने में असफल है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, लोग अशांत हैं, तो उस अवस्था में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। और जब वो राष्ट्रपति शासन लागू करेगा तो उस राज्य विशेष का जो शासन है वो राष्ट्रपति के हाथों में अर्थात राज्यपाल के द्वारा जो है जो भारत का राष्ट्रपति है वो वहाँ पर जो है शासन चलाएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 360 है जिसको जो है राष्ट्रीय जो है वित्त जो है आपातकाल भी इसको कहा जाता है, इसको वित्तीय आपातकाल, इसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से इसको कोट किया जाता है। तो यदि किसी राज्य में जो वैधानिक तंत्र है, जो वित्तीय तंत्र है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक ट्रेजरी होती है, कोष होता है, अगर वहाँ पर जो है धन खत्म हो जाए, वित्तीय वहाँ पर जो है वो दिवालिया हो जाए, राज्य वित्तीय आपातकाल आ जाए, तो उस अवस्था में भारत का राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, वो उस राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जो है संपूर्ण राज्य का शासन जो है राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। तो आर्टिकल 360 जो है आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। आर्टिकल 352 और 356 जो है बहुत बार लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। तो मैं आपको बताऊंगा जो आर्टिकल 356 है जो पहली बार जो है पंजाब में लगा था 1951 में, तो किस किस राज्य में जो है कितनी बार ये जो है राष्ट्रपति शासन लगा है।
तो सबसे अधिक लगा है यूपी में। यूपी में 9 बार जो है वर्तमान समय तक जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ है। इसके बाद जो है पंजाब में सबसे सर्वाधिक है। पंजाब में जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्योंकि हम सभी लोग हिमाचल प्रदेश से संबंधित है तो ये हमें जानना ज़रूरी है, और पेपर में पूछा भी जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, वो कितनी बार लगा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगा है 2 बार। और सबसे पहले लगा था 1977 में। सबसे पहले ये लगा था 1977 में, और उस समय जो है ठाकुर रामलाल जो है सीएम बने थे, और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। तो 1977 में प्रथम बार लगा था। और दूसरी बार भारत के इस प्रांत में, भारत के इस जो है प्रदेश में दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1992 में। 1992 में जो है 15 दिसंबर 1992 को। तो कई बार एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछी जाती है। तो जो 1992 में लगा था, ये लगा था 15 दिसंबर 1992 को, और 1977 में जो लगा था ये लगा था 30 अप्रैल 1977 को। तो ये था भारत में राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो प्रश्न नंबर जो आपसे 32 पूछा गया है, प्रश्न नंबर 32 में आप लोगों से ये पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थापन को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। और इंग्लिश में पूछा गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल डैश डैश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 के अंतर्गत जो है भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है आर्टिकल 243 में। और भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का जो मुख्य प्रावधान है, भारत में 73वां संवैधानिक संशोधन आया था, 73rd अमेंडमेंट आया था 1992 में, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 को ये जो है संवैधानिक संशोधन लागू हो गया था। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, जिस भाग को नाम दिया गया था पार्ट 9, जिसको जो है नाम दिया था पार्ट 9, और अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 11। भाग 9 जोड़ा गया था और अनुसूची जो है 11 जोड़ी गई थी, जिसके तहत जो है भारत में पंचायती राज जो है संस्थाओं की स्थापना की गई। गांवों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का इसमें प्रावधान किया गया था। और साथ ही जो है 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता दी गई, 74वां संवैधानिक संशोधन जो है जो 1992 में संसद में आया और जिसको जो है स्वीकृति मिली जून 1 1993 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जून 1 1993 को, जिसने जो है भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा, जिस भाग का नाम था पार्ट 9A, और इसने जो है अनुसूची जोड़ी, अनुसूची 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 243 के तहत जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला जो प्रश्न आप लोगों से यहाँ पूछा गया है वो पूछा गया है कि टू नेशन थ्योरी वॉज propounded बाय द मोहम्मद अली जिन्ना इन द ईयर। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है, 2 राष्ट्रों का जो सिद्धांत है, ये किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1940 में। 1940s में मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सबसे बड़ा प्रवर्तक माना जाता है टू नेशन थ्योरी का, जिनका मानना था कि जो मुस्लिम बहुमत जो लोग हैं उनके लिए जो है पाकिस्तान नामक राष्ट्र का जो है निर्माण किया जाना चाहिए, और जो हिंदू मेजॉरिटी वाले लोग हैं उनके लिए जो है भारत नामक जो है राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। तो टू नेशन थ्योरी इन्होंने प्रपाउंड की थी 1940 में। इसका सही आंसर है 2 यहाँ पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। तो ये केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये आया था 1975 में ये केस। तो इस केस के तहत जो है
जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी ये वर्डिक्ट दी थी कि पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको जो है अमेंड नहीं कर सकती है संशोधन के द्वारा। अगला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है वो पूछा गया है कि द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज, राज्यपाल की जो समय अवधि है, पदावधि है, वो कितने, राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक रहता है। तो जो भारत का राज्यपाल है सामान्यतः जो है नॉर्मली जो है 5 वर्ष तक वह अपने पद के ऊपर रहता है। संसद जो है संविधान के जो है नियमों के अनुसार जो आर्टिकल 153 है, आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक जो है राज्यपाल होगा और उस राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः जो है 5 वर्ष का होगा। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल को राष्ट्रपति की जो है राष्ट्रपति हटा सकता है यदि उस राज्य की राज्य परिषद, उस राज्य की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि वह सलाह दे कि राज्यपाल ने कोई काम संविधान के विरुद्ध किया है तो भारत का राष्ट्रपति जो है उसको पद से हटा सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और जो है पर मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ऑथेंटिक है वो है 5 ईयर क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से, जो आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। अगला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, द डोमिनेंट फैक्टर विच इफेक्ट वोटिंग बिहेवियर। तो ये प्रश्न में भी जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि रोल ऑफ आइडियोलॉजी होगा, रोल ऑफ राइटिस्ट आइडियोलॉजी होगा, या रोल ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होगा, या रोल ऑफ कास्ट। ये सभी फैक्टर जो है कहीं ना कहीं जो है मतदान व्यवहार को सर्वाधिक रूप में प्रभावित करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के लेखक कौन है। द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो इसके जो लेखक है वो है बी ओ की जो है पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के लेखक जो है, और इन्होंने यह पुस्तक जो है लिखी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो आप लोगों से ये पूछा गया था कि द बेस्ट फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इज, दबाव समूहों का सर्वोत्तम लक्षण क्या है। तो दबाव समूहों का जो सर्वोत्तम लक्षण है जो यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है वो है अनाम साम्राज्य, एनोनिमस अंपायर जो है दबाव समूहों को कहा जाता है। और जिस विद्वान ने दबाव समूहों को अनोनिमस अंपायर की संज्ञा दी है, अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है, एनोनिमस अंपायर की संज्ञा दी है, उनका नाम है S.E. फाइनर। S.E. फाइनर ने दबाव समूहों को जो है अज्ञात जो है साम्राज्य की संज्ञा दी है। इसके अलावा दबाव समूहों को अदृश्य सरकार की जो संज्ञा देते हैं वो है D.D. मैकीन। D.D. मैकीन जो है ये दबाव समूहों को अदृश्य सरकार की ये संज्ञा देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। D.D. मैकीन कहते हैं कि दबाव समूह जो है अदृश्य सरकार है। इसके अलावा दबाव समूहों को प्रभावक गुट के नाम से पुकारते हैं, दबाव समूहों को प्रभावक गुट के नाम से पुकारते हैं एलन वॉल कहते हैं कि दबाव समूह जो है एक प्रकार से प्रभावक गुट है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था सबसे अच्छी फीचर या सर्वोत्तम जो लक्षण है वो है अनाम साम्राज्य, एनोनिमस एम्पायर, जो कहा गया है किसके द्वारा, S.E. फाइनर ने दबाव समूहों को ये कहा है, जो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि व्हेन द फर्स्ट लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो भारत में जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ वो कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास 1952 में। 1952 में भारत में जो है प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ द इमेज ऑफ, भारतीय राजनीतिक दलों के प्रति धारणा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉन वेल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर ये रहेगा, भारतीय राजनीतिक दलों के प्रति जो राजनीतिज्ञों की, पॉलिटिकल थिंकर की जो धारणा है उनका मानना है कि ये नॉट वेल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है इलेक्शन हैव बीन अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अंडर आर्टिकल। तो निर्वाचनों को
संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है कौन से अनुच्छेद में? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही जो है भारत में प्रत्येक प्रकार की चुनावों को करवाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं की जो है इलेक्शन हो। तो इसका जो सही आंसर है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 324 है कि निर्वाचनों को संवैधानिक मान्यता अनुच्छेद 324 में दी गई है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है इंडियन फेडरल सिस्टम इज, भारतीय संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था बोथ फेडरल एंड यूनिटरी, बोथ जो है संघात्मक भी है और एकात्मक। संघात्मक किस प्रकार से है? भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है, उसको क्वाजी फेडरल कहा जाता है, जिसमें जो है शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा जो है 3 अनुसूचियों के द्वारा जो है सेंटर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी पावर के द्वारा सेंटर और स्टेट्स में पावर डिवाइड की जाती है संविधान के द्वारा। फेडरल इस संदर्भ में अर्धसंघात्मक, क्योंकि शक्तियों का जो है क्या है विभाजन किया गया है संविधान के द्वारा स्पष्ट तौर पर। और भारतीय संविधान को एकात्मक भी कहा जाता है साथ साथ में। अगर आप जो है गहन तौर पर देखेंगे, यदि आप डीप तौर पर स्टडी करेंगे भारतीय संविधान की, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि जो ज़्यादा शक्तियां हैं वो केंद्र की तरफ झुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है भारत का जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो जो है संघात्मक के साथ जो है एकात्मक भी है। इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पर ई होगा, संघात्मक एवं एकात्मक दोनों, इस जो है क्वेश्चन के नेचर के अनुसार। लेकिन यदि आपको साधारणतया जो है इसका प्रश्न पूछा जाए तो आपने ये बताना है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, वो है अर्ध संघात्मक। नेक्स्ट है आपके पास जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नेशन बिल्डिंग इज, राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र निर्माण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? तो राष्ट्र निर्माण का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। यदि जो है सामाजिक आर्थिक न्याय को, सामाजिक क्षेत्र में न्याय को स्थापित किया जा सके या आर्थिक क्षेत्र में न्याय को स्थापित किया जा सके, तो उस तरीके से हम जो है राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, उस तरीके से हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है आपको जो है अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको कुछ एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस दी गई है, जैसे आपके पास प्रिंसिपल अप्रोच है, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, आपके पास पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी है, इकोलॉजिकल अप्रोच है। तो आपने करना क्या है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको जो है बताना है, आपने जो है इनको बढ़ते हुए क्रम में बताना है जो आपको अप्रोचेस दी गई है। ठीक है, तो इन अप्रोचेस में जो आपको असेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे सही असेंडिंग ऑर्डर है आपके पास इन अप्रोचेस में 46 में जो आपके पास जो आंसर है वो रहेगा आपके पास 3, जिसमें जो है सबसे पहले जो है पॉलिटिक्स, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन आता है, उसके बाद जो है सिद्धांत दृष्टिकोण आएगा, उसके बाद आपके पास जो है प्रशासनिक व्यवहार आएगा, और लास्ट जो है आपके पास आएगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण, और इसके सबसे एंड में आ जाएगा सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। तो इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पर 3 होगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास प्रश्न है वो है द फीचर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड। तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फीचर्स क्या इंक्लूड करते हैं? तो इसका सही आंसर है आपके पास 3, जिसमें जो है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है फीचर्स है। क्लाइंट फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट पॉजिटिविज्म, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, ये सारे का सारा जो है इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपसे कुछ एक कॉन्फ्रेंसेस पूछी गई है, कुछ अप्रोचेस पूछी गई है, उनका आपने एग्जैक्ट ऑर्डर बताना है। तो जैसे सबसे पहले आपको मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस पूछी गई है कि ये जो है कौन बोलते हैं, फिर आपसे रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी पूछी है, री इन्वेंटिंग ग्रुप गवर्नमेंट पूछा है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है 3।
तो सबसे पहले जो मिनोब्रुक है, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है ड्वाइट बाल्डो के जो है सानिध्य में ये हुई थी मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। और इसके साथ जो आपके पास रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है वो देते हैं हर्बर्ट साइमन, जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। और जो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट है ये बोलते हैं ओसबोर्न एंड गैवलर जो है इसकी बात करते हैं। और लास्ट है आपके पास जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी बात करते हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं F.W. रिग्स। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये। जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म मेड बाय द क्रिटिक्स ऑफ एल्टन मेयो। क्योंकि एल्टन मेयो जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये ह्यूमनिस्ट जो अप्रोच है, मानववादी जो अप्रोच है उसके ये कर्णधार है, उसके ये प्रपाउंडर हैं। तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म मेड बाय द क्रिटिक्स, तो किन क्रिटिक्स ने इनके किन पॉइंट्स की आलोचना की है वो हमने बताने हैं। तो जिन पॉइंट्स की आलोचना की है वो है 1 और 4। ही इग्नोर्ड थ्योरी, और दूसरा ही पेव्ड द वे फॉर वर्कर मैनिपुलेशंस। तो ये जो है इसके आंसर रहेंगे ही इग्नोर्ड द थ्योरी एंड ही पेव्ड। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ। पर्यवेक्षण का जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत में निहित है वो कौन सा है। द प्रिंसिपल ऑफ जो सुपरविजन है वो कौन से प्रिंसिपल में इनहेरेंट है ये आपने बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है पद सोपान। तो जो हायरार्की में जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन है, क्योंकि हायरार्की में क्या होता है, सबसे ऊपर जो है बॉस होता है, बॉस के नीचे जो है जूनियर होते हैं, जूनियर के नीचे जो है और जो है जूनियर होते हैं। तो बॉस जो है क्या करता है, सुपरविजन करता है जूनियर का, जूनियर जो है सेमी जूनियर का सुपरविजन करता है। तो इसमें जो है जो पद सोपान है हायरार्की में जो है वो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन है, जो पर्यावरण का पर्यवेक्षण का जो सिद्धांत है, सुपरविजन का सिद्धांत है वो कार्य करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।